This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special workshop on active and passive voice. If you were not present in my first part of active and passive voice, I advise you that you must watch it. कल के सेशन में हमने बात की थी what is active voice and what is passive voice. Active क्या होता है, passive क्या होता है, why do we use active voice, why do we use passive voice. मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आज के सेशन के कल के सेशन का लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप पहले कल का सेशन देखिए जो मैंने कल डिलीवर किया था, बहुत सारी बातें की थी. आज हम बात करने जा रहे हैं जो सबसे अहम बात है, when we change an active sentence into passive. और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा आज मैं इसको सम अप कर दूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि शायद इसकी तीसरी एपिसोड भी आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज ये सम अप हो जाए. When we change an active sentence into passive sentence. अब ये जो सर बातें आपके सामने लिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लिख रहे हैं जैसे आप अपने एक फिजिकल क्लास में बैठे हुए व्हाइट बोर्ड के ऊपर चीजें देख रहे होते हैं. इससे ज्यादा अच्छे से समझ आता है. When we change an active sentence into passive sentence, चार बातों को फोकस करना है, चार बातों को जहन में रखना है. सबसे पहली बात, और ये सबसे पहला मसला है, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. अगर पूरी बात लिखूं, ऑब्जेक्ट ऑफ an active sentence becomes the subject of passive sentence. अब यहीं से मसला शुरू होगा. मैं चाहूं तो इसके ऊपर आज का पूरा सेशन कर दूं, इतना बड़ा मसला है ये. ठीक है. दूसरी बात, अब आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे पैसिव. बी will be used as a passive. B will be used as passive auxiliary verb. As passive auxiliary verb. According to situation. बैठे बैठे ग्रामर किताबें बना देते हैं हम. B will be used as passive auxiliary verb according to situation, according to tense. ये दूसरी बात है. B को इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं ताकि याद रहे और इसको भी परेशानी ना हो. उसके बाद तीसरी चीज, मेन वर्ब, जो आपके सेंटेंस का मेन वर्ब होगा. मेन वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट पार्टिसिपल. आसान लफ्जों में लिखूं, थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म को शॉर्टकट में मैं क्या लिखता हूं, पीपी. पीपी का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म. चौथी बात, बाय प्लस agent will be used 10 to 15%, 10 to 15% in passive sentences. यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, subject of an active sentence will become the object of पैसिव सेंटेंसेस. जब मैंने यहां उसको जो एजेंट लिखा है, इस एजेंट से मुराद मैं लिख देता हूं, आप लोगों को कहीं पर बताने की जरूरत पड़ जाए, समझाने की जरूरत पड़ जाए. एजेंट से मुराद डूअर होता है. डूअर से मुराद जो काम को करने वाला होता है. विल बी यूज्ड इन पैसिव, विल बी यूज्ड
10 to 15% इन पैसिव सेंटेंसेस। अब आप लोगों का तो मानना ये है कि भाई जब हम पैसिव का जुमला बनाते हैं, जैसे शी कॉल्ड कॉल्स मी, तो इसका पैसिव तो सर ये बनता है आई एम कॉल्ड बाय हर। हमारी नजर में जब हम पैसिव पढ़ाते हैं, क्योंकि हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, ये चीज यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं है। जब भी मैंने वहां लिखा है 10 से 15% इस्तेमाल होता है, और हमारे पाकिस्तानी बच्चों की नॉलेज में ये है कि भाई बाय के बगैर तो पैसिव बनता ही नहीं। हम कहते हैं बाय के बगैर ही तो पैसिव बनता है, पैसिव बनता ही बाय के बगैर है, और यहाँ हमें पढ़ाया जाता है बाय के बगैर पैसिव नहीं होता। कितनी अजीब बात है। तो आज के सेशन में इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मुख्तसर बात ही कर रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के सेशन को इतना कंसाइज रखूं, इतना अच्छा रखूं कि आपको पैसिव की काफी हद तक समझ आ जाए। हाँ, लेकिन कुछ बातें मेरा बताना मेरा फर्ज है। ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। कहना तो बहुत आसान है, आइए मैं कह देता हूं। सारा कॉल्स मी, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। हमें भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि हमें कोई परेशानी हमारे सामने रखी ही नहीं जाती थी। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब परेशानी कहां से शुरू होती है? जो मेरी लैंग्वेज क्लासेस लेते रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा सारा कॉल्स मी एवरी डे, इस सेंटेंस में भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। सारा कॉल्स मी एवरी डे इन द मॉर्निंग, आपको पता है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। सारा कॉल्स मी एवरी डे इन द मॉर्निंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट issue. She is my PA, so she calls me every day in the morning to discuss an important issue. अब आपको पता है इस जुमले में भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस बात को पहचान नहीं पाते। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं, अगर तो आपने मेरी लैंग्वेज क्लासेस को लिया है तो आप फौरन समझ जाएंगे। जिन्होंने नहीं ली है वो अब लेने वाले हैं, तो वो आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ये कहलाता है एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब है। टाइम एक्सप्रेशंस कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट। हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया था? जुमले के आखिर में आने वाली चीज ऑब्जेक्ट है। जी नहीं, वर्ब के बाद जो चीज आती है वो ऑब्जेक्ट होती है। यहां पर देखें वर्ब के बाद क्या आ रहा है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। याद कर लो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्ब। फिर आपको मिलते हैं इस तरह के अल्फाज, इन द मॉर्निंग, ऑन द रूफ, इन द किचन, एट द बस स्टॉप। बेटा जानी, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी निशानी है। ये नाउन फ्रेज हैं, जो नाउन से आर्टिकल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप एन इंपॉर्टेंट इशू और इन द मॉर्निंग को कभी ऑब्जेक्ट का दर्जा नहीं दे सकते। फिर उसके बाद ये आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को क्या बचपन से पढ़ाया जाता है कि बेटा जो चीज जुमले के आखिर में, भाई जुमले के आखिर में तो एडवर्ब भी आता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आता है, इन्फिनेटिव भी आता है, और नाउन फ्रेज भी आता है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट आपका मी है इस तमाम सेंटेंसेस में। ठीक है, ये सारी बातें मैं पढ़ाता हूं अपनी बेसिक क्लासेस में।
पढ़ी होंगी आप लोगों ने मुझसे, जो मेरी बेसिक की क्लासेस ले चुका है। जो लेने वाले हैं वो आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं। आगे चलिए, पार्टी यहां खत्म नहीं हुई है। अब पार्टी कहां पर जा रही है? एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। सर हसीब टीचर्स अस, ये तो सर एक ही है। लो भाई, आ गया दूसरा। सर हसीब टीचर्स अस इंग्लिश, आ गए दो ऑब्जेक्ट। मैं इसी जुमले को यूं भी लिख सकता हूं, सर हसीब टीचर्स इंग्लिश टू अस। दोनों जुमलों की मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, और जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका नाम भी रखा गया है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो आपका somebody होता है, somebody जैसे अस है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं इसकी कलर स्कीम सेम करूंगा ताकि आपको याद रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो मैं इसमें और आपको डिटेल के साथ दूंगा। मैं भी सिर्फ इतना लिख रहा हूं जितना आपके जहन में जाना चाहिए। नोट्स आपको और डिटेल में मिलेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है समथिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है समबडी। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो फिर अब पैसिव कैसे बनेगा? कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई सा भी उठा लो, अस्से जुमला उठा लो, इंग्लिश को उठा लो, कोई टेंशन नहीं है भाई। ओ, अब देखो, हमारे गरीब बच्चों को ये पता ही नहीं था कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। अभी तो एक ही टेंशन हो रही थी, अब दो भी आ गए भाई। और तीसरी बात, मैं कह रहा हूं ना, ये बड़ा बहुत बहुत गहरी बातें हो सकती हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर, चले मैं दोनों बातें लिख देता हूं, ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ड्स। अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करता हूं, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनका पैसिव बन सकता है। क्यों सर? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, या तो एक आएगा, कभी एक भी आ सकता है, कभी दो भी आ सकते हैं, ये फैसला वर्ब खुद करता है। लेकिन अगर मैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करता हूं, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, तो फिर क्या लगाते? इन ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद या तो प्रेपोजिशंस लेते हैं, या फिर उनके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है, या फिर उनके बाद कोई एडवर्ब आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में आज से पहले किसी ने ये बात बताई नहीं थी। जब तुम्हें इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में नहीं पता होगा, तो तुम्हारा कभी पैसिव की प्रॉब्लम हल ही नहीं होगी। तो आज के जो पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, उसमें मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स तो लातादाद हैं, मैं आपको इन ट्रांजिटिव वर्ब्स दे दूंगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव सेंटेंसेस बिकॉज दे डोंट हैव ऑब्जेक्ट। कोई एग्जाम्पल दें सर? ये लीजिए, एग्जाम्पल तो हम देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये लीजिए, शी, आपको इसमें ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। goes to school every day with her father। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर, कोई कहेगा हर फादर, कोई बोलेगा एवरीडे, तो शायद अब कोई ना बोले, मैंने बता दिया इट्स एन एडवर्ब। कोई बोलेगा स्कूल, माफ कीजिएगा, दिस गो, कम, अराइव, रीच, ये क्या वर्ब्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। जाना, आना, पहुंचना, पहुंचना, अराइव, रीच, गो, कम, वॉक, जॉग। वर्ब ऑफ मूवमेंट्स कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकते। और इसकी निशानी भी देख लो,
इसके बाद आपको preposition नजर आता है। ये देखो, birds fly high in the sky। prepositional phrase आ रहा है, high adverb आ गया, birds fly high in the sky। object कहाँ है इसमें? अभी पूछता थोड़ी देर पहले तो आप कहते हैं हाँ भाई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। birds fly high in the sky, birds fly high in the sky, no object found। intransitive verbs, adverb आ रहा है, Sir Hasib is in the class। जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे Sir Hasib is in the class, नाउन आ गया, prepositional phrase आ गया, Sir Hasib is in the class, Sara is good looking, Sara is beautiful। अब अगर मैंने कोई भी स्टेटिव वर्ब लगाया तो जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं याद रखें, दे ऑल आर intransitive verbs। intransitive verbs can never be used in passive। अब आप देखें, आपका मसला, आपको 3 मसले नजर आ गए। मैंने कोशिश की है कि अपनी बातों को इतना मुख्तसर रखूं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। और आज 7 बजे आपका वीकली टेस्ट भी है पैसिव वॉइस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कि हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। अब शायद आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दूंगा आपके नोट्स में कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। तो आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, और आप या तो फिर ये देखें, सर सॉरी पैसिव नॉट पॉसिबल, क्यों भाई? मैं ऐसे भी जुमले दूंगा जिसमें आपको पैसिव बन सकता है या नहीं बन सकता। पैसिव पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो आपको पता होना चाहिए सर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव नॉट पॉसिबल। आज का टेस्ट बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, ठीक है, मजा आएगा आपको टेस्ट में। आगे चलते हैं। अब आ जाइए आपकी तीसरी बात। कौन सी बात? दूसरी बात, बी विल बी यूज्ड एज पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब। आप बी का इस्तेमाल करेंगे पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से। आइए बी को खोलते हैं। ये रहा बी, बहुत मजा आता है मुझे इस बी से बात करने में। बी को खोलते हैं, ये बन गया बी इज एम आर, प्रेजेंट में इसको इज एम आर, ये इसकी फॉर्म्स हैं। बी को पास में लेके जाते हैं, वॉज वर बन जाता है। बी के बड़े भाई का नाम है बीन, बी की जुड़वा बहन है और उसका नाम है बीन। ये बी के 5 रिश्तेदार हैं। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, ये बी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, मैं नीचे वाले पॉइंट को भी इसके साथ मिक्स कर दूं अगर बुरा ना माने। मेन वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म। अब इन सबके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये लीजिए, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वाह भाई वाह। ये देखिए, दूसरी और तीसरी बात को मैंने मर्ज कर दिया है। आप जितने भी आपके मेन वर्ब हैं वो आपके थर्ड फॉर्म में चलेंगे। अब आप सब जानते हैं ज़ैमार प्रेजेंट में आता है, वॉज वर पास्ट में आता है। बी कब आता है? विल लगा दो इससे पहले, तो ये फ्यूचर में आ जाएगा। अगर आप लोग मुझे जानते हैं और मेरी प्रीवियस क्लासेस आप लोग ले चुके हैं तो आप लोग कुछ बातों को समझते होंगे और जानते होंगे। ये जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म हमेशा किस चीज को जाहिर करती है? परफेक्ट को। अगर ये जो बीइंग मैंने लिखा है यहां पर, ये वर्ब आईएनजी है, और वर्ब आईएनजी किस चीज को जाहिर करती है? प्रोग्रेसिव सिचुएशन को। सही है? याद आ रहा है? जो लोग मुझे जानते हैं, जिनकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, मेरे साथ पढ़ चुके हैं, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट सिचुएशन में आती है, वर्ब आईएनजी हमेशा प्रोग्रेसिव सिचुएशन में आती है। और बाकी ये जो ऊपर मैंने लिखा है इज एम आर, सब जानते हैं कि सर ये सिंपल सिचुएशन में आते हैं। ये सिंपल, ये सिंपल और ये सिंपल। इज एम आर की बात कर रहा हूं, वॉजवर की बात कर रहा हूं और बी की बात कर रहा हूं। सिंपल सिचुएशन में हमेशा आपको इज एम आर दिखता है, वॉजवर दिखता है और बी दिखता है।
यकीन नहीं आ रहा? प्रेजेंट सिंपल स्टेट उठा लो, पास्ट सिंपल स्टेट उठा लो, फ्यूचर सिंपल स्टेट उठा लो, तो सिंपल में हमें यही फॉर्म्स नजर आती हैं। बीइंग थर्ड फॉर्म आपको परफेक्ट में नजर आती है, बीइंग प्रोग्रेसिव में। थर्ड फॉर्म बाकी जो पीपी लिखी है वो तो पैसिव की रिक्वायरमेंट है, सब जगह आ रही है, वो तो पैसिवाइजेशन को शो कर रही है। अब सवाल ये है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, या फ्यूचर सिंपल है। तो आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। जैसे आपने विल को देखा, आपने क्या कहा? सर ये फ्यूचर सिंपल है। जैसे आपने एजएमआर को देखा, आपने कहा सर ये प्रेजेंट सिंपल है। जैसे आपने वॉजवर को देखा, आपने कहा सर ये पास्ट सिंपल। ये तो मैंने नहीं बताना, ये तो आपको खुद पता है। अब लेकिन ये जो थर्ड फॉर्म है, ये तो परफेक्ट को शो कर रही है, तो सर लगाइए ना हैव, हैज और हैड। अब ये जो हैव, हैज और हैड है, ये बात करेंगे प्रेजेंट और पास्ट की। तो बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। और बीच में अब आप देखें आपके पास बीन का इजाफा हो गया, तो ये बन गया हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और वर्ब आईएनजी से पहले आप हमेशा क्या लगाते हैं? इज एम आर। बन गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बन गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। और ये आपकी बन गई है, मुबारक हो, पैसिव की फॉर्मेशंस। अब आइए इन फॉर्मेशन से खेलते हैं। ये देखिए, बस ये 5 फॉर्मेशन है पैसिव के अंदर। शी विल कॉल यू, फ्यूचर है, एक्टिव वाइज है। पहला काम सर ने क्या सिखाया है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाइए, ले जाइए। शी कॉल्स यू, जैसे बता, लिखता जा रहा हूं, फॉलो करते रहो। सर ने पहला काम क्या सिखाया है? यू को सब्जेक्ट में ले जाइए, ले जाइए। शी कॉल्ड यू, पास्ट सिंपल। पहला काम क्या सिखाया है? सब्जेक्ट में ले जाइए, ले गया था। शी इज कॉलिंग यू या शी हैज कॉल्ड यू, इसका पास्ट शी हैड कॉल्ड यू। प्रोग्रेसिव भी लिखें, शी इज कॉलिंग यू, इसका पास्ट शी वॉज कॉलिंग यू। ये सब आप उन स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा जो टेंसेस पढ़ चुके हैं। जिन्होंने टेंसेस नहीं पढ़े उनको परेशानी हो रही होगी, या जिन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म पे अभी तक अपनी क्लासेस शुरू नहीं की उनको तो बड़े मसले आ रहे हैं। क्योंकि मैं क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए जो अपना कोर्स मुकम्मल शायद कर चुके होंगे, तो उनको अब ये बातें समझ आ रही है। जी सर टेंसेस आते हैं हमें। पहला काम मैंने क्या सिखाया पैसे में? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि तुम ऊपर फॉर्मूले को देख सको। देखिए ऊपर फॉर्मूले देखते रहिएगा। लिखा हुआ है शी विल कॉल यू, पहला काम आपने कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। विल ले आओ, विल तो अपनी जगह पर रहेगा। अच्छा अब देखो, एक बात तुम्हें पता है कि जो कॉल है, कोई सा भी टेंस उठाओ वो तो कॉल्ड हो जाएगा। भाई हर जगह कॉल्स था, कॉलिंग था, वो तो कॉल्ड हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब तो आपका थर्ड फॉर्म में जाएगा। पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब लगाओ, शी विल बी कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड। शी कॉल्स यू, अब क्या करोगे? यहां पर प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब उठाओ पैसिव का, यू आर कॉल्ड। पास्ट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब उठाओ, वॉज वर, यू वर कॉल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का हैज अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन अब आप हैव लिखेंगे क्योंकि यू के साथ हैव लगता है। पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब उठाओ, कॉल्ड अपनी जगह पर रहेगा, यू हैव बीन कॉल्ड। यू अपनी जगह पर हैड के साथ, यू की कोई टेंशन नहीं है। पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब, यू हैड बीन कॉल्ड। शी इज कॉलिंग यू, you are being called. You were अपनी जगह पर है, she के साथ was, you के साथ were, और पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब, you were being called। कहीं पर भी मैंने बाय नहीं लगाया आपको, क्योंकि बाय की कोई जरूरत है ही नहीं इस वक्त हमें।
आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये अब आपके सामने ये देखें, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल एक्टिव वाइज और फ्यूचर सिंपल पैसिव वाइज। प्रेजेंट सिंपल एक्टिव, प्रेजेंट सिंपल पैसिव। शी कॉल्ड यू, यू वर कॉल्ड। मैंने पहला काम क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने टेंस को फॉलो करते हुए बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया। एक और देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखिए, ये देखिए, अली टीचर्स सारा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, सारा, उठा लो। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो ऊपर देखो, प्रेजेंट सिंपल के पैसिव के ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, इज, एम, आर, इज, सारा इज टॉट। बाय लगाने का दिल चाह रहा है, लगा लो बाय अली। सारा इज टॉट बाय अली। आपको हो सकता है अभी उर्दू मीनिंग्स में परेशानी हो, मैं आज क्या सिखा रहा हूं, व्हेन वी चेंज एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस। जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सी चार तब्दीलियां हैं। पहली तब्दीली, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, और उसके बाद आप एजेंट का इस्तेमाल करें अगर जरूरी है। एक और देखें, दे आर, दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर। अब आप ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, अ लेटर। अब आप पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। अब अ लेटर के साथ आर नहीं लग सकता, इज लगेगा। ये तो आपके पास आ गया। अब बी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बीइंग में। अ लेटर इज बीइंग। राइटिंग की थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज बीइंग रिटन। दे आर राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे हैं। अ लेटर इज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा है। मुझे याद है मैंने 21 घंटे का लेक्चर डिलीवर किया था पैसिव के ऊपर। 21 घंटे, 1 घंटे की क्लास, यानी कि रोजाना फिजिकल क्लासेस में 4 हफ्ते मैंने पैसिव पढ़ाया था, फिर जाकर पैसिव के लेक्चर्स मुकम्मल हुए थे। लेकिन अभी मैं अपनी सारी बातों को 2 घंटे में समअप कर रहा हूँ, कल का और आज का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पैसिव आपके जहन में बैठे। और अभी मैंने सिर्फ टेंसेस को फॉलो किया है, मैंने मॉडल वर्ब्स पे नहीं जा रहा, मैं स्ट्रक्चर्स पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ टेंसेस पर हूँ। पैसिव विद टेंसेस, पैसिव विद मॉडल्स, पैसिव विद स्ट्रक्चर्स, पैसिव विद इन्फिनिटिव्स, मैं अभी वो नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ टेंसेस के ऊपर। अली टीचर्स सारा, सारा इज टॉट बाय अली। दे आर राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रख रहा हूं, इस फॉर्मेशन को फॉलो कीजिएगा और फिर आप सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा। आखिरी बात, जो इसकी चौथी बात है, वो भी मैं आपको बता दूं। सर आपने ये क्यों लिखा कि एजेंट का इस्तेमाल 10 से 15% करते हैं, कब करते हैं और कब नहीं करते। याद रखें, याद रखें, मैं चौथी बात पे अपनी बात कर दूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आई, ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। वी, दे, यू, ही, शी, इट। पर्सनल प्रोनाउंस, somebody, someone, nobody, no one। अगर ये आपके सब्जेक्ट में लिखे हुए तो आप इनको कभी भी ये नहीं कहेंगे somebody killed सारा, सारा was killed by somebody, जुमला गलत। सारा was killed last night। नहीं पता ना, जब आपको नहीं पता कि किसने मारा है, तो भाई बेहतर ये कि आप पैसिव का इस्तेमाल करें ना। पैसिव तो इस्तेमाल ही जब करते हैं जब हमें डूअर का नहीं पता। तो someone kidnapped सारा, सारा was kidnapped। बाय somebody लगाने की क्या जरूरत, तो पे बाय कब लगेगा। हाँ, ये होता कि भाई SHO जफर खान अरेस्टेड, सलीम काला, ऐसे नाम होते हैं ना भाई। अब ये जो है बात,
डूअर ऑफ एन एक्शन भी इंपॉर्टेंट है और काम भी बहुत बड़ा है भाई। सलीम काले को पकड़ लिया भाई, सलीम काला वॉज अरेस्टेड। अब आप लगाइए बाय, क्योंकि काम करने वाला भी इंपॉर्टेंट है, काम भी इंपॉर्टेंट है, बाय SHO जफर खान। जब आपके लिए काम भी इंपॉर्टेंट हो और काम को करने वाला भी इंपॉर्टेंट हो, तो उस वक्त आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट में लिखा हुआ है आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, तो बेटा फिर मैं एडवाइस करूंगा कि आप बाय का इस्तेमाल ना करें। आप कभी ऐसे ना लिखें बाय मी, बाय अस, बाय देम, बाय यू, बाय हर, बाय इट, बाय समबडी, बाय समवन, बाय नोबडी, बाय नो वन। अगर आप BCom, BSc, BA के पेपर दे चुके हैं तो वहां पे भी एक्सरसाइज में ये लिखा हुआ आता था, यूज एजेंट इफ नेसेसरी। तो अगर जरूरी है तो इस्तेमाल करें। आ गई बात समझ? चलो, मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ, हैंड रेस कर लें वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि वो पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज आने दें पहले सामने, देख तो लें, हो सकता है बन ही ना रहे हो। मैंने अभी मैंने सिर्फ टेंसेस की फॉर्मेशंस पे बात की है, मैंने मॉडल्स की फॉर्मेशन पे बात नहीं की है। ठीक है सर, अच्छा आपने परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नहीं बताया, ये बड़ी अच्छी बात आपके पास आप बच्चे ने पूछी। बेटा देखो, टेंसेस मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे। जब हम पैसिव की बात करते हैं ना, तो पैसिव विद टेंसेस होते हैं, और पैसिव विद टेंसेस में आपका सिर्फ कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, मैंने ऊपर लिखे हैं। फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बना लें, वैसे ही वो इस्तेमाल नहीं करते। परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस तो पैसिव में जाते ही नहीं है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी नहीं जाता, चार ये हटा दो, तो कितने बचे? 12 में से बचे चार। प्रोग्रेसिव हटा दो, परफेक्ट प्रोग्रेसिव हटा दो, चार टेंस हटा दो, 8 टेंसेस बचे। तो ये 1, 2, 3 आपके सामने है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इजाजत दी है फ्यूचर परफेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो भी कॉमनली यूज नहीं है, तो 5, और उसके बाद 6, 7। तो ये 7 फॉर्मेशन हैं, जो 7 फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख भी दिए। इसकी बहुत डिटेल में आपको और दे दूंगा, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सो पैसिव विद टेंसेस आपके पास 7 वेरिएशंस हैं, 7 वेरिएशंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव गोली मार दें, फ्यूचर परफेक्ट गोली मार दें, सारे परफेक्ट प्रोग्रेसिव को गोली मार दें, पैसिव नहीं बनाते हम उसको। अच्छा, कुछ में ये अलग बात है, कुछ का पैसिव बन ही नहीं सकता और कुछ का हम नहीं बनाते, जैसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव का हम नहीं बनाते, अनयूजुअल है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हम नहीं बनाते, अनयूजुअल है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, नॉट पॉसिबल। फिर आपके पास पैसिव विद मॉडल्स आते हैं। आपने मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं एक फॉर्मेशन लिख देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे पास, तो फिर वो कहेंगे सर आपने बताया नहीं। मॉडल की फॉर्मेशन ये होती है, मॉडल प्लस बेस फॉर्म। सबको पता है जो पढ़ चुके हैं, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नहीं आती है? और इसका पैसिव बनाने के लिए मॉडल अपनी जगह पर रहेगा, पैसिव का बी ले आओ और हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी बस। अगर दूसरी फॉर्मेशन मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो मॉडल वर्ब पढ़ चुका है उसको समझ आ रही है बात, जिसने नहीं पढ़े उसके सर पे से जा रही है। मॉडल प्लस हैव बीन प्लस PP, बस। मॉडल्स की ये दो फॉर्मेशन है, एक्सरसाइज में हो सकता है टकरा जाए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जाम्पल भी लिख दो, ये लीजिए, सारा शुड कॉल हिम, पैसिव बनाते हैं, हिम को इधर ले आओ, ही शुड अपनी जगह पर रहेगा, फॉर्मूला फॉलो करो, बी थर्ड फॉर्म ले आओ, कॉल्ड। हाय अल्लाह, सही तो बहुत आसान है, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, जिसको आता है फॉर मॉडल्स जिसने पढ़ लिए मेरे पास, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारा शुड हैव कॉल्ड हिम, अब इसका बनाओ, ही को इधर ले आओ, शुड अपनी जगह पर, फॉर्मूला फॉलो करो, हैव बीन कॉल्ड, बन गया। पहला काम तो वही है ना भाई,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, उसके बाद फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। और फिर तीसरी चीज आती है और आखिरी चीज है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी तौर पे बता देता हूँ, पैसिव विद स्ट्रक्चर्स। पैसिव विद स्ट्रक्चर्स, ताकि रिकॉर्डिंग में सब आ जाएंगी बातें, बाद में सुनेंगे तो आपको कहेंगे हाँ सर ने बताया था। आई हैव टू कॉल सारा, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? आई हैव टू कॉल सारा, ये पैसिव विद इंफिनिटिव कहलाता है। आई हैव टू कॉल सारा, पहला काम वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाए लेकर आइए सारा। अब हैव टू को हैज टू कर दें, पैसिव का बी लगा दीजिए, प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बन गया। शी यूज्ड टू, शी यूज्ड टू टेक क्लास, शी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, ये बना, शी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ऑब्जेक्ट को ले आइए इंग्लिश, यूज्ड टू को अपनी यहां पर रहने दीजिए, पैसिव का बी ले आइए, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कहलाता है इन्फिनिटिव पैसिव। इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोला जाया करती थी। शी हैज टू बी, सारा हैज टू बी कॉल्ड, सारा को बुलाया जाना है। तो ये जब ये इन्फिनिटिव पैसिव होते हैं जो इतने आसान नहीं होते, लेकिन मैंने आपको के नॉलेज में डाल दिया। कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं मेरे पास, उनको इंतजार था इन सारी चीजों का, भाई थोड़ा थोड़ा तो बता दें ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। तो इस पर इंशाल्लाह कभी एक और एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे डिटेल। ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कल भी किए थे, उसमें मॉडल्स भी हैं, पैसिव भी हैं, आज के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। चले, अब आ जाते हैं, ये वाले कल नोट्स आपको दिए थे हमने, इसके अंदर हमने ये वाली सारी बातें कर ली थी, और ये सब बातें हमारी कल हो गई थी। कल का सेशन जिसने नहीं देखा, यही वाली बातें देखें, यहाँ पे भी लिखी है, एज एम आर वॉज वर्ड परफेक्ट, आई एम राइटिंग, ये सब बाय एजेंट, सारी बातें हो गई हैं भाई। अब ये पैसिव विद मॉडल वर्ब्स इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, सब कुछ दे दिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा चार्ट भी आपको मिल गया, डिटेल चार्ट भी मिल गया, ये डिटेल आ गई है। अच्छे नोट्स बने हुए यार, ये काफी है आप लोगों के लिए। चलिए आ जाते हैं, हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में देखते हैं कितने लोग हमारी पैसिव बनाने में मदद करते हैं। चलें, उन्जिला से स्टार्ट ले रहे हैं। उन्जिला, पहला सेंटेंस आपके सामने है, पीपल बाय अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम द स्टैंड। देखो, सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को सही आइडेंटिफाई किया तो देन यू कैन शिफ्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव। तो यस उन्जिला, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? A lot of books and magazines. वेरी गुड, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स। अच्छा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये singular. सोच लें। अच्छा चलिए, आप इसको इधर ले आइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आइए। अब टेंस कौन सा है पहले पहचानिए, टेंस, टेंस पहचानिए। It's a present indefinite tense. सही है, आप वेरी गुड, Present indefinite. मान ली आपकी बात। अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स इज होगा या आर होगा? No, no, we can't use his RM. A lot of books and magazine. By? No. अस्तगफिरुल्लाह, 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 Are buying. अस्तगफिरुल्लाह। पैसिव की जड़, Is buying. पैसिव की अभी जड़ असल में लगी नहीं है, लगेगी अभी वो जड़। ये देखें, मैं आसान लिखूं, आई बाय अ बुक, मैंने आपकी जिंदगी आसान कर दी, इसका पैसिव बनाया उनसे। A book is by me. अब बुक क्या लगाया हुआ आपने? Is. अभी तो आपने ऊपर मुझे मना किया था इज एम आर से लगाने से। सर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पे his RM कैसे यूज कर सकते हैं? पैसिव में तो यही आता है ना बेटा, यही तो आज की पार्टी में हमारी बातें हुई हैं कि जब हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर लगाते हैं, पास्ट सिंपल का पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर लगाते हैं। हम पैसिव की बात कर रहे हैं ना, हम एक्टिव की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। आई बाय अ बुक, इसमें कोई इज एम आर नहीं है, लेकिन जब हम आप इसको अच्छा, पैसिव में लेकर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट बना दिया। अब आपने अभी अपनी खुद जबान से इज बोला था, अब आप कह रही है कैसे बन सकता है भाई, कैसे लग सकता है? आपने खुद ही लगाया अगर भाई। क्या है
माइंड पिक करे इस आराम को, बट अगर हम मतलब टेंसेस की स्ट्रक्चर देखें उसमें तो फिर नहीं। सोचें सोचें, अभी देखें, अभी होगा। अभी आपकी, क्योंकि आप बिगनर्स लेवल पर है ना, जब भी अभी आपने टेंसेस नहीं पढ़े। यस रुबीना, अब बुक इज बॉट बाय, तो हम लगाते नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है पीपल बाय अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम द स्टैंड, पैसे पे ले जाइए रुबीना इसको। A lot of books and magazines are bought uh, from the stand by people. बाय पीपल मैंने मना किया है, somebody हो, someone हो, nobody हो, no one हो, people हो, someone हो, a person हो, a child हो, a boy हो, a girl हो। इसमें तो पता ही नहीं है ना काम करने वाला कौन है भाई, तो बाय तो लगाना जायज नहीं है। तो आप नहीं लगाएंगी, बस आप कहेंगी a lot of books and magazines are bought from the stand. Ali always helps Sarah to do her homework. Zainab, Yes, sir. कहाँ से? Sarah is Sarah is very good. Sarah is always, Sarah is always helped by Ali to do her homework. बाय को बिल्कुल आखिर में ले जाइए। Okay, Sarah is always helped to do her homework by Ali. Very good. No one in the house cooked dinner. No one in the house cooked dinner. Fatma Siddiqui. Yes, sir. Dinner was cooked in the house by no one, but no one we cannot buy. We cannot use agent. जहीन लग रही है आप मुझे। अब आप सोचें नेगेटिव मीनिंग्स कैसे देंगे, बहुत ही आसान है। Nobody was, Dinner wasn't. no one। अब आप डिनर was Wasn't. in the dinner, मैं इसको नेगेटिव मीनिंग्स कैसे दूंगा? Sir, dinner wasn't cooked. माशा, डिनर wasn't cooked in the house, no one की मीनिंग्स आ गई, ठीक है ना। Yes. Nobody did anything for me, फरवा, nobody did anything for me। Yes, sir. I I was done. आप पहले बताएं ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो आप ऑब्जेक्ट बताएं, ऑब्जेक्ट क्या है। गलत ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो जुमला कभी नहीं बनेगा। Anything. एनीथिंग को उधर ले जाएंगे और उसको क्या, किस में कन्वर्ट कर देंगे कि नेगेटिव मीनिंग्स आ जाए। Anything wasn't. जब नथिंग बोल दिया तो वॉज नॉट क्यों हो रहा है? अब दो दो नेगेटिव। Anything. नथिंग हो गया नेगेटिव, नथिंग। अब पास्ट सिंपल है, लाओ पास्ट सिंपल को ऑक्सिलरी वर्ब। नथिंग वाज, Nothing was. Nothing was. Nothing was done. फॉर मी, Nothing was done for For- me. कितना बोलते हैं हम लोग, मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं गया था। नथिंग वाज डन फॉर मी, बेगमात की Okay. जरूरत है मेरे लिए, किया गया आपने, कुछ किया ही नहीं आपने। नथिंग हैज बीन डन फॉर मी इन 10 years। कितना कॉमन सेंटेंस है खवातीन का। यस अनम, डिड दे लूज मच मनी? डिड दे लूज मच मनी? Much money. क्वेश्चन, Sorry. वाज सर पास्ट का किसमें चेंज करेंगे? वर्स उठाएं। Was okay. Much money. Was much money lost by बाय लगाना जायज नहीं है यहाँ पे। lost by them. Sorry, them नहीं, देगा क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। was much money lost, was much money lost। चले, अच्छा Was आज का much- टेस्ट जो है ना, मैं आसान बनाता हूँ। आज का टेस्ट मैं इस तरह का ही बनाता हूँ कि आप लोग सिर्फ आसान प्रेजेंट टेंसेस को फोकस करते हुए बनाऊंगा और उसमें आपको सिर्फ पैसिव को फॉलो करना है। अच्छा देखिए, कुछ बातें याद करें तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली चीज, आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ आएगा। मैं देखे जिस तरह से बता रहा हूँ ऐसा टेस्ट मैं बनाऊंगा, अभी बनाने बैठ रहा हूँ। नमाज पढ़ूंगा, चाय बनाऊंगा, फिर आपके लिए टेस्ट बनाऊंगा। 7 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। शी राइट्स अ लेटर। देखो अब तुम्हारे पास होंगे
2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन। इसका पैसिव बनाना है। मैंने बनाया शी इज रिटन अ लेटर। चूज द करेक्ट आंसर। शी इज रिटन अ लेटर। शी written a letter. A letter writes by her. A letter is written. कौन सा सही है? मैं इस तरह की एक्सरसाइज दे दूं, समझ जाओगे तुम लोगों को। ये लेवल 1 की एक्सरसाइज होती है कि तुम लोग समझ सको कि हाँ भाई यहाँ पर क्या आना चाहिए। दे दूं ऐसी एक्सरसाइज? ये सबसे आसान लेवल है। इससे ज्यादा आसान लेवल एक्सरसाइज का, हाँ एक और है, एक और है, एक और है, एक और है, लेकिन उसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं दे सकता मैं। हाँ भाई, ये वाली एक्सरसाइज चलेगी? दे दूं? मुझे ओके कर दे तो मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज क्रिएट कर दूंगा। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, उसके 4 ऑप्शंस क्रिएट कर दूंगा, उन 4 में से एक सही हो। माइक्स ऑन कर दिया, मुझे बता दें ऐसी एक्सरसाइज बना दूं? ये आसान है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, Yes, sir. मैं Yes, sir. अच्छा मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेवल ऐसे भी करूंगा। शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, मतलब मैं उसमें गेम करूंगा। मैं जुमला अब एवरी डे से उठाऊंगा। मैं एक और ऑप्शन बना रहा हूँ, ये देखो। अब मैंने एवरी डे से जुमला उठा लिया। एवरी डे इज रिटन, गलत इंग्लिश लिखना भी बहुत मुश्किल होती है। एवरी डे इज रिटन अ लेटर बाय हर। अब मुझे पता है कोई कहेगा हाँ हाँ ये सही है भाई, एवरीडे इज एन ऑब्जेक्ट। अबे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? एवरीडे इज एन एडवर्ब। फिर मैं यूं लिखूंगा, शी राइट्स अ लेटर एवरी डे इन द मॉर्निंग। फिर मैं उठाऊंगा इन द मॉर्निंग को शुरू में लेकर आऊंगा। होगा ना फिर मसला? फिर आप सेलेक्ट कीजिएगा कि ये इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो फिर आपके जहन शायद बन जाएगा। फिर हम थोड़ा सा पैराग्राफ लेवल पे जाएंगे, पूरा एक पैराग्राफ होगा, एक्टिव से पैसिव करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। अगले हफ्ते एक और वर्कशॉप में मिलते हैं। अगले हफ्ते का टॉपिक हमारा है कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर्स विद एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स। आप कहते हैं ना एडवांस इंग्लिश पढ़नी है, अगले सैटरडे संडे एडवांस इंग्लिश के साथ स्ट्रक्चर्स के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।